नमस्कार। ट्रायंगल सेंटर के अंदर अभी तक जो आपने देखा हुआ है वो आपने देखा है सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर। आज के सेशन में हम सब आर्थो सेंटर के ऊपर फोकस करेंगे। अगर जे मेंस का बात करें तो जेई मेंस में आपने देखा है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर के ऊपर पूछे गए हैं। क्या इसका मतलब इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ? आए हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी इनके रिस्पेक्ट में सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। अब आर्थो सेंटर में हम क्या देखेंगे? यहां पर आर्थो सेंटर में हम सबसे पहले डेफिनेशन, ये क्या होता है, साथ ही साथ में उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पर जनरली फार्मूला आप यूज नहीं कर पाएंगे आर्थो सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए। फिर क्या करेंगे? एक क्वेश्चन भी लेंगे और उस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे बिना फार्मूले के, क्योंकि हमें इक्वेशंस ऑफ लाइन आती है। तो विद हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम आर्थो सेंटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट आपको दिए गए हैं तो तीनों पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशंस ऑफ लाइन और उन इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करके हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे हम आर्थो सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई? तो सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं हम सब। यहां से देखिए, सबसे पहले आर्थो सेंटर क्या होता है। जनरली जब आर्थो सेंटर की बात होती है इसको डिनोट करते हैं आप एच से, और यहां पर ध्यान रखें इसका फार्मूला आप ये जानते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो और उसके साथ साथ एंगल भी दिए गए हैं, तीनों एंगल भी दिए गए हैं, तो ये फॉर्मूला h इक्वल्स x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, ये यूज करके आपने आर्थो सेंटर हो सकता है कैलकुलेट किया हो। लेकिन हम सब फॉर्मूले के साथ हमने आपको बोला कि हमें क्या करना है, हमें प्रोसीजर भी देखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या है आर्थो सेंटर। तो यहां ने कहा है, क्या कहा हुआ है, पॉइंट, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट वेयर द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। अगर हम ट्रायंगल के ऊपर तीन एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ट्रायंगल में तो तीन ही एल्टीट्यूड होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड को ड्रॉ करें और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अब आपके मन में आ रहा होगा एल्टीट्यूड क्या होता है, वो भी हम सब अभी देखेंगे। जस्ट देखिए एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड को कैसे बोलते हैं। एन एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है, जो आपका एल्टीट्यूड होता है वो कहां से ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर लिए, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ये अपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये मान लेते हैं अपोजिट साइड है, तो अगर आप वर्टेक्स से एक लाइन आप खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे आप तीन वर्टेक्स हैं तो तीन आप यहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर। ठीक है, देखिए द आर्थो सेंटर पोजीशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब इन्होंने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल राइट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, उसके बेसिस पे आर्थो सेंटर की लोकेशन क्या होती है, वेरी करती है। तो कैसे वेरी करेगी वो भी हम सब देखेंगे। तो फार्मूला आपने देख ही लिया हुआ है, थोड़ा सा हम सब यहां पर ट्रायंगल में देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास ट्रायंगल है, अब इसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम क्या करें, देखिए ये एल्टीट्यूड है, इस वर्टेक्स से हमने यहां पर परपेंडिकुलर, जो इस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एक एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया, दूसरा भी ड्रॉ करके देखते हैं। दूसरा आपने ड्रॉ किया इस वर्टेक्स से यहां पर, और ये भी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सब ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं ये तीसरा एल्टीट्यूड है, ये तीसरा एल्टीट्यूड इसके ऊपर क्या है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। अब तीनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और इसी को इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर।
इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। तो तीनों पॉइंट देखिए ABC H यहां पर, और इसको डिनोट आप कैसे कर रहे हैं, H से डिनोट कर रहे हैं। अभी क्लियर हो गया कैसे हम आर्थो सेंटर को यहां पर देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप अगर हम यहां पर A है तो इसके सामने इसको D बोल दें, ये B है तो इसके सामने हम यहां पर E बोल दें, और ये C है तो यहां पर हम F बोल दें। अब देखिए अगर हम यहां पर देखें AB, जो AB लाइन है और ये FH या FC लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से AC, यहां पर देखिए A और C, AC क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BH या BE के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये जो AD लाइन है BC, ये BC के परपेंडिकुलर है। तो यही परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी को यूज करके हम H की वैल्यू, आर्थो सेंटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बात समझ में आ गई। हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं और तीनों एंगल दिए गए हैं ABC, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जनरली आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पर आपको इसी मेथड, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन से ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आपको कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं आर्थो सेंटर से रिलेटेड। देखिए, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो आर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होता है। बात समझ में आ रही। और फॉर ऑब्ट्यूज, अगर आपका ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो जो आर्थो सेंटर है वो क्या होता है, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब आपके मन में आ रहा है सर, आप बोलेंगे सर ना तो जो ट्रायंगल दिया गया है ना तो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है, तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो आपका क्या आर्थो सेंटर है वो यहां पर लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा। यही इन्होंने बोलना चाहा। ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल 1 बाय 1 एक एक स्टेप लेके हम आपको समझाने वाले हैं। और ये आपने सीख लिया है तो सीखते ही आप JEE जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं, आप 2-3 क्वेश्चन जाके देखिए, जो लेटेस्ट आए या पुराने आए हैं, आपसे सॉल्व होने लगेंगे। देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल जिनकी वर्टिसेस क्या है, A 0,2 है, B -2,6 है और C क्या है, 4,0। अब पूछ रहे हैं इन्होंने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर। उन्होंने आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। ठीक है, आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे गए, तो यहां पर एंगल तो दिया नहीं है, और एंगल जब नहीं है तो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन यूज करेंगे। कैसे, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए बोर्ड के ऊपर ये देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। अब आप ध्यान से थोड़ा देखिए, क्या हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन है इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम यहां पर नंबर 1 सबसे पहले, अगर 2 पॉइंट है तो हम इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहेंगे, स्लोप ऑफ AB। ये तो आप कर ही सकते हैं, स्लोप ऑफ AB कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, पॉइंट A दिया गया है, पॉइंट B दिया गया है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, 2 पॉइंट को यूज करके हम क्या जानते हैं, स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये आप जानते हैं। अच्छा, AB में B ये जो 6 है यही तो y2 है, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस ये 2 जो है यही y1 है, डिवाइड बाय, अब ये देखिए x2 क्या है, -2 है। यहां पर ध्यान दीजिए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम इसको क्या ले रहे हैं, x1 y1, और यही आपके पास क्या है, x2 y2। कंफ्यूजन की बात नहीं, पूरा ट्रायंगल आपको देखना ही नहीं है, बस ये लाइन देखनी है आपको, ये AB, उसी के लिए लिख रहे हैं हम। तो -2 x2 था, और ये जो यहां पर x1 देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, x1 आपके पास यहां पर 0 है, तो हम यहां पर -0 कर देंगे। यहां तक तो हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4 डिवाइड बाई -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो -2। तो स्लोप ऑफ ए बी वो कितना आया, m इक्वल्स दिस। इसी को हम लिख सकते हैं एम ए बी। अब ध्यान से देखिए आप सब, यहीं पर पूरा यहां पर जो कॉन्सेप्ट है लगने वाला है। अगर हम बोलें ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये लाइन का नाम क्या होगा, सी एच। और यहीं पर अगर ये सी है तो यहां पर एफ लिख दें, ये एफ है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन ये सी एफ के लिए होगा, ये सी है, यहां पर लिखा गया है सी एफ। सी एफ का जो इक्वेशन है वही एच सी का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर लाइन सी एच इक्वल्स सी एफ। ये जो यहां पर लाइन लिख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइन सी एच और सी एफ दोनों सेम है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं सी एफ। अब हमें क्या करना है, इसी लाइन जो एच सी या ये एफ सी है, इसी का इक्वेशन ले आना है। और कैसे ले आना है, देखिए वो ए बी के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ सी एच इक्वल्स -1 डिवाइड बाई एम ए बी। परपेंडिकुलर हम क्या लिख रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 इक्वल्स हम क्या लिखते हैं, -1। तो m1 ये है, m2 ये है, तो उसको इधर भेज दिए तो ये आ गया आपके पास -1। ये क्लियर बात हो गई, ठीक है। तो MCH ये क्या हो जाएगा, -1 और इसका स्लोप क्या है, -2। तो आपके पास स्लोप क्या आ गया, 1/2। अब आप देखिए जो CH लाइन का स्लोप आपको मिल गया, C पॉइंट पता है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप वो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आपको याद आ रही होगी, यहां पर स्लोप और पॉइंट फॉर्म। तो हम यहां पर जानते हैं स्लोप और पॉइंट फॉर्म कैसे इक्वेशन होती है, y - y1 इक्वल्स m इंटू x - x1। ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, इसी का हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए y c की वैल्यू क्या है, c पे y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है, इक्वल्स m की वैल्यू आपके पास क्या रही है, 1/2। तो 1/2। अच्छा x और x1 कितनी है, यहां पर देखिए कितना है, x1 आपके पास 4 है, हम क्या करेंगे, -4। ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 इस साइड है तो आप इधर भेजिए, 2y इक्वल्स x - 4, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये 2y x - 4 है तो x को इस साइड भेज दें तो आपके पास 2y - x इक्वल्स -4, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एक इक्वेशन तो आपको आ गई, और ये इक्वेशन किसकी है, ये HC बोलिए चाहे FC, ये F है, ये F है, ये F है। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन और आ जाए, चाहे इसकी चाहे इसकी, चाहे जो आप यहां पर देखिए, चाहे आप BH की इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए, चाहे AH की इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे जो एक इक्वेशन अगर आपके पास और आ गई तो आप आर्थो सेंटर बड़े इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखते हैं, नेक्स्ट हम सब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल को इस साइड रख लेते हैं यहां पर, और इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, ये BC आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम BC का स्लोप निकालेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ BC लाइन। तो यहां पर क्या लिखेंगे, MBC इक्वल्स वही y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये देखिए BC, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये अब के लिए x1 y1, अब ये क्या हो जाएगा, x2 y2। तो y2 - y1 तो 0 - 6 डिवाइड बाई x2 - x1। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस और माइनस +2। देखिए कैसे, ये देखिए -2 है तो ये -2, यहां पर एक और माइनस है तो +2 हो जाएगा। तो आपके पास -6 डिवाइड बाई 6, और यहां पर स्लोप क्या आ गया, -1। देखिए
अब ये स्लोप किसका आया है? ये स्लोप आया ये बीसी लाइन। बीसी कौन है? यही वाली बीसी लाइन है, ये बीसी है, यहां पर लिखा गया है। अब इससे परपेंडिकुलर कौन है? AH। तो स्लोप ऑफ AH क्या लिखेंगे? देखिए, सिंस ये भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम लिख भी देते हैं, सिंस AH परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट AH इंटू MBC मस्ट बी इक्वल्स -1। तो स्लोप ऑफ AH क्या लिख सकते हैं? -1 डिवाइड बाई BC, और यहां पर M भी लगाइए, तो -1 डिवाइड बाई -1, ये 1 आ गया, स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या पता है? AH की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ AH क्या हो जाएगी? थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन सा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट आपको दिया गया है और इसका स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, और ये A दिया गया है, तो हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसी फॉर्मूले को y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x। क्लियर? तो y माइनस y1 कितना है? 2, तो हमने 2 लिखा। m की वैल्यू क्या है? 1। x1 की वैल्यू क्या है? 0। बहुत अच्छी बात है, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लिख सकते हैं y, ये प्लस x है तो इधर आएगा तो माइनस x, ये -2 है तो उस साइड जाएगा तो +2। ये ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। कहां पर है? ये रहा आपके पास इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम सब जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट। ठीक है, ये हो गया। देखिए, अब यहां पर अगर हम सब इक्वेशन की बात करें, ये रहा आपके पास इक्वेशन। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहां पर इक्वेशन क्या है? 2y माइनस एक्स इक्वल्स -4। इसी इक्वेशन को सॉल्व करनी है, तो हम क्या करते हैं? इसी को हम सब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है आपके पास? यहां पर क्या लिखा गया है? 2y माइनस एक्स इक्वल्स -4, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन यहीं पर है आपके सामने, y माइनस एक्स इक्वल्स 2। अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है, बिल्कुल है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस y इक्वल्स -4 - 2 -6। अब ये जो y की वैल्यू आई है किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम मान लेते हैं रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही या इक्वेशन नंबर 2। तो जिस भी किस में रखना हो तो इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास? y माइनस एक्स इक्वल्स 2। अच्छा, y की वैल्यू है, ठीक है, -6 माइनस एक्स इक्वल्स 2। अब देखिए यहां पर ये -x है, इस साइड आएगा तो +x, ये +2 है, इस साइड आएगा तो -2, तो -6 -2 इक्वल्स x, -x से +x, तो x इक्वल्स कितना आ गया? -8। इसका मतलब जो ये आपका ट्रायंगल है, जो आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो सेंटर है वो कितना आ गया? -8,6। जो आर्थो सेंटर है यहां पर वो आया आपके लिए -8,6। यहां पर जो आया आर्थो सेंटर -8,6। यहां पर देखिए, ये था आंसर। आपने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? यस, बाय द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन जो एग्जामिनर है वो कभी भी आपको फार्मूले को यूज करने के लिए जनरली नहीं देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को ऐसे यूज करके इसका आर्थो सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम सब एक बार फिर से डेस्कटॉप मोड पे आ जाते हैं। वहां पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपके लिए, ये तो आपने देख लिया, इसका आपने कैलकुलेशन भी कर ली हुई है। तो ये देखिए आर्थो सेंटर हम सब देख भी लेते हैं कितना आया है। यहां पर देखिए, ठीक है, ये था पॉइंट। देखिए -8,6 यही हमने कैलकुलेट किया।
यहां पर भी सेम आंसर आ रहा है -8,6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इस क्वेश्चन को ले लीजिए आप सब, A B C पॉइंट दिया गया है, तो इसका आर्थो सेंटर क्या हो सकता है। ठीक, तो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सब इन सेंटर के साथ मिलेंगे, और जिन्होंने सेंट्रॉयड या सरकम सेंटर नहीं पढ़ा हुआ है, जरूर इस वीडियो से पहले आप देख लीजिए, जिससे आपको इस डिफरेंस समझ में आए। आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या है, और साथ ही साथ में सरकम सेंटर क्या है। ये तीनों सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।